हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने मुग़ल साम्राज्य का पतन और 18वीं सदी के भारत के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर हमने देखा था कि मुग़ल साम्राज्य का पतन किन किन कारणों से हुआ था। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद, औरंगज़ेब की जब मृत्यु हो गई थी 1707 ईस्वी में, तो उसके बाद उनके उत्तराधिकारी जो थे वो अयोग्य थे। और जो औरंगज़ेब की जो धार्मिक नीति थी, कट्टर प्रवृत्ति वाली नीति थी, जिस जो उनको औरंगज़ेब जो था वो हिंदू मुसलमान और शिया मुसलमानों से, जाटों से, इनसे नफ़रत करता था। तो उनका साथ कभी उसको नहीं मिला, जिसका कारण हिंदुओं ने कभी भी उनका साथ नहीं दिया। जब भाई लोग, जो विदेशी लोग थे, या फिर जो भाई लोगों ने भाई आक्रमणकारियों ने जब मुग़लों पर आक्रमण किया था, तो इन्होंने कभी भी एक साथ मिलकर नहीं मुग़लों का साथ नहीं दिया। और इन्होंने मुग़लों की पतन के लिए कारण सिद्ध हुए थे। जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे थे पिछली बार, मुग़ल साम्राज्य के पतनों में पहला मैंने कारण के बारे में बात की थी, औरंगज़ेब की धार्मिक नीति। औरंगज़ेब की धार्मिक नीति में हमने पढ़ा था कि औरंगज़ेब जो था वो शिया, मुसलमान, हिंदू, सिख, इनसे नफ़रत करता था। तो इन लोगों ने, हिंदू शासकों ने कभी भी मुग़ल साम्राज्य या मुग़लों की कभी भी मदद नहीं की, जिससे उनकी राष्ट्रीयता की भावना कम हो गई, क्योंकि मुग़लों पर उनका विश्वास नहीं था। मराठों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया शिवाजी महाराज जी के नेतृत्व के बाद। और पेशवाओं ने भी अपने आप को, अपनी शक्तियों को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। इधर आगरा और भरतपुर में जाटों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। पंजाब में बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। तो ये सब कारण थे जिसकी वजह से अलग अलग जातियों के लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, क्योंकि औरंगज़ेब के बाद के जो राजा थे वो इन सबको संगठित रूप से नहीं रख पाए थे। तो पहला कारण आ गया था औरंगज़ेब की धार्मिक नीति। दूसरा कारण हमने पढ़ा था मुग़ल शासकों की अयोग्यता। मुग़ल शासक जो निकम्मे और विलासी प्रवृत्ति के थे, वो अपने अय्याशी वाले काम में, जैसे दारू पीना, नृत्य गान वगैरह, मतलब ये सारी चीज़ों में ही अपना टाइम व्यतीत करते थे। वो कभी भी अपनी सेना के ऊपर कभी भी पैसा खर्च नहीं करते थे, और अपने आप को कभी भी योग्य नहीं बनाने का काम करते थे, जिससे उनकी वीरता और साहस में कमी आई, और उनके नैतिक पतन के कारण ही उनके राज्य का पतन हो गया। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरे पॉइंट में हमने बात की थी अमीर सरदारों का पतन। अमीर सरदार जो थे वो शाही परिवार की तरह भी क्या हो गए, विलासी प्रवृत्ति के हो गए। शाही परिवार के सदस्यों की तरह अमीरों का भी पतन हो गया। वे भी विलासी जीवन व्यतीत करने लगे थे। वो भी गुटबाजी करके नहीं, आपस में ही लड़ने लगे थे। तो अपने अयोग्य और चरित्रहीन स्वभाव के कारण ही अपने राज्य को, मुग़लों को अपने हाथ से धोना पड़ा। दैट मीन्स अपने हाथ मतलब वो अपने राज्य पर काबू नहीं कर पाए, अपने को आगे विकसित नहीं कर पाए। चौथा बात करते हैं आर्थिक पतन। आर्थिक पतन में हम देखते हैं कि शाहजहाँ वगैरह जो थे वो शौकीन प्रवृत्ति के थे। अब शौकीन कैसे? शान और शौकत में रहते थे, खर्चीली इमारतें बनवाई थी। औरंगज़ेब लंबे समय तक युद्ध करता रहा, जिससे उसकी राज्य की स्थिति खराब हो गई। बाद में शासक जो थे वो विलासी प्रवृत्ति के थे। उसके साथ साथ अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह जैसे लुटेरे भी आने लग गए, और उनसे उनके खजाने लुटने लग गए, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह जो थे वो विदेशी थे, और वो उनके खजानों को बार बार लूट रहे थे। उन्होंने मुग़लों की नाकों में दम कर दिया था। उन्हीं ने, अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह ने ही भारत से बहुमूल्य हीरा और तख्ते ताउस, जो सोने का मयूर सिंहासन था, उसको अपने साथ ले गए। मुग़ल साम्राज्य की स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि अवसर ऐसा आया कि मुग़लों के शाही भोजनशाला में 3 दिनों तक चूल्हा तक नहीं जला था। शहजादियाँ भूख के मारे बेहाल हो गई। तो अब कोई भी भूख के मारे बेहाल हो जाएगा तो कब तक पर्दे में रहेगा, और उन्होंने बगावत स्टार्ट कर दी। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, उन्होंने बगावत स्टार्ट की। अब उनको किसी भी तरीक़ा से, बड़ी कठिनाई से उन्हें मनाया और वापस अपने रनिवास में भेजा। रनिवास वो स्थान होता है जहाँ पर रानियाँ वगैरह रहती हैं। ये घटना 1755 की थी, जो मुग़लों के साथ घटित हुई थी। उसके बाद उनकी साम्राज्य में अशांति और असुरक्षा का वातावरण फैल गया, और राज्य की आय में विपरीत प्रभाव पड़ा। व्यापार वगैरह ठप्प हो गए। दस्तक प्रणाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो दस्तक प्रणाली के तहत अपने अनुचित ढंग से
मुग़लों का शोषण कर रही थी, मतलब अपने अनुचित काम करना स्टार्ट कर दिए थे। इससे मुग़ल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसित हो गया। तो दस्तक प्रणाली याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने दस्तक प्रणाली के थ्रू अनुचित ढंग से मुग़लों का शोषण करना स्टार्ट किया, मतलब मुग़लों को अपनी तरफ ले लिया और मुग़लों का वो यूज़ करने लग गए। इससे मुग़ल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया। पाँचवा पॉइंट हम बात करते हैं उत्तराधिकारी नियमों का अभाव। अब उत्तराधिकारी नियम क्या होते हैं? देखो, राजा की मृत्यु के बाद राजा का बेटा क्या बनता है? राजा का बड़ा बेटा क्या बनेगा? गद्दी पर बैठेगा। लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा नियम नहीं था कि राजा का बेटा ही गद्दी पर बैठे। उसका निर्णय तलवार के आधार पर करते थे, बल के आधार पर करते थे। अब बताओ, जब राजा के लोग ही आपस में लड़ेंगे, बेटा बेटी आपस में लड़ेंगे, तो इससे राज्य को हानि होगी, राज्य की सुरक्षा को लेकर नहीं हानि होगी। और गृह युद्ध की वजह से, आपसी गृह युद्ध की वजह से, घर की गृह युद्ध की वजह से और मुगल साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो गया। अब नेक्स्ट आया, जब गृह युद्ध स्टार्ट होगा तो भाई लोगों को तो मौका मिलेगा ही ना कि उन पर आक्रमण करे, तो भाई लोग भी आ गए। इसमें विदेशी आक्रमणकारियों ने उनकी स्थिति का लाभ उठाया, जिसमें अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह ने तो बड़ी भूमिका निभाई। पहले ही बता चुका हूँ मैं ऊपर के पैराग्राफ में कि उन्होंने कोहिनूर वगैरह और तख्ते ताऊस जैसे हमारे मयूर सिंहासन को लूट के ले गए, मतलब खजानों को बड़े भारी मात्रा में लूट के नहीं अपने देशों में ले गए। दूसरा कारण था भाई आक्रमणों में मुग़लों ने कभी भी अपनी सैनिक शक्ति पर ज़्यादा खर्च नहीं किया। सैनिक शक्ति उनकी कमज़ोर थी और वहाँ के जो सूबेदार थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, क्योंकि मुग़लों की सैनिक शक्ति कमज़ोर होती तो सूबेदारों ने भी सोचा कि उन्हें हम अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर ले, अपने आप में ही स्वतंत्र हो जाएं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनमें मुग़लों के प्रति राष्ट्रीयता की भावना कम थी। मुग़ल जो थे वो अयोग्य थे, विलासी प्रवृत्ति के हो गए थे। तो राष्ट्रीयता की भावना तो कहाँ से पैदा हो? उन्होंने कभी भी हिंदुओं को, शिया मुसलमानों को कभी भी संगठित होकर रखा ही नहीं ताकि देश की भावना बनी रहे। इसी का फ़ायदा बाहर के लोगों ने उठाया। तो बाहर के लोग आएंगे तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे? यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ के लोग ही राष्ट्रीयता की भावना नहीं रखेंगे तो कोई भी उन पर आक्रमण कर देगा। तो भाई लोगों जैसे यूरोपियन लोग जो थे, पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, इन्होंने समुद्री मार्ग से क्या किया? भारत में आए और भारत में ही क्या किया? भारत में आए यहाँ पर देखते हैं, सॉरी, यूरोपीय जातियों के आगमन में हम पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार। तो इन्होंने क्या किया? तो यूरोपीय जातियों के बारे में बात करते हैं। तो कौन कौन से आए थे? पुर्तगाली, अंग्रेजी, फ्रांसी और डच समुद्री मार्ग से भारत में आ गए। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने पहले व्यापार करने के बहाने आए, लेकिन ये बाद में मुग़लों की अयोग्यता को देख के नहीं, यहाँ पर इनकी रुचि जो थी वो राजनीतिक सत्ता में पड़ गई, जिसमें अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में तो आपस में युद्ध भी हुआ था, क्योंकि वो क्या करना चाहते थे? अंग्रेज़ और फ्रांसीसी लोग भारत पर अपना कब्जा करना चाहते थे, जिसमें फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में जो युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों को विजय प्राप्त हुई। और मुग़लों का पतन का अंतिम कारण अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो भारत में व्यापार करने के लिए आई, क्योंकि मुग़लों ने उसको परमिशन दे दी थी। दस्तक प्रणाली पर ध्यान नहीं दिया था, अनुचित ढंग से वो व्यापार करने लग गए थे, तो उन्होंने अवसर पाकर ही अपने साम्राज्य की स्थापना करना स्टार्ट कर दिया था। किसने? अंग्रेज़ों ने। तो मुग़ल साम्राज्य के पतन के ये सब कारण थे, जिसमें हमने देखा था कि किस किस कारण की वजह से उन्होंने उनको मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ था। ठीक है, इन 5-6 कारणों को याद कर लेना बिल्कुल। इनके बारे में डिटेल क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में, बड़ा वाला क्वेश्चन बनता है। इसमें पहला कारण था औरंगजेब की धार्मिक नीति, फिर दूसरा था मुग़ल शासकों की अयोग्यता, तीसरा कारण अमीर सरदारों का पतन, आर्थिक पतन, उत्तराधिकारी नियमों का अभाव, भाई आक्रमण, राष्ट्रीयता का अभाव, यूरोपीय जातियों का आगमन। तो ये 7-8 पॉइंट हैं। इन पॉइंटों के बारे में याद करना, और हर एक पॉइंट में कम से कम 2-2, 3-3 लाइन, 4-4 लाइनें याद होनी चाहिए।
तभी आप इसके बारे में लिख पाओगे। तो मुगल साम्राज्य के पतन के कारण में ये आपका मेजर क्वेश्चन बनता है, ठीक है, बड़ा वाला क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे 18वीं सदी का भारत, क्योंकि मुगलों के बाद जो थे वो सिख और जाट जो थे उन्होंने अपनी शक्तियों का विस्तार करना स्टार्ट कर दिया था, और कई राजनीतिक शक्तियाँ जो थी वो आई 18वीं सदी के बाद, जिसमें मराठा आए, जाट आए, हैदराबाद के निज़ाम आ गए, अवध में सूबेदार सुआद खान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, मैसूर में वाडियर वंश ने अपने वाडियर वंश के राजाओं का शासन था, उसमें हैदर अली ने अपने उस पर अधिकार कर लिया। तो इस तरीक़ा से इंडिया के भारत के अलग अलग देशों में अलग अलग वो है राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में क्या हुआ, उन्होंने अपने जैसे कि उन्होंने अपने क्या कर लिया था, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके नहीं वहाँ पर अपना स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। तो ये सब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। 18वीं सदी के फिर 18वीं सदी में राजस्थान के राजपूत राज्य कौन कौन से थे, आमेर, जोधपुर, मेवाड़, इसमें उन्होंने किस तरीक़ा से अपने योगदान दिया, और मुग़लों के शासन से वो चंगुल से छूटे और अंग्रेज़ी सत्ता के अधीन हो गए। तो यहाँ पर मुग़ल शासकों का तो अंत हो गया, लेकिन अंग्रेज़ी सत्ता की नींव यहाँ पर लग गई थी। और क्यों लग गई थी? क्योंकि ये लोग जो थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, ये अलग अलग इकाइयों में टूट गए, चाहे हैदराबाद हो, जाट हो, मराठा हो, राजपूताना हो, और इनमें आपस में ही युद्ध होना स्टार्ट हो गए। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया, और अंग्रेज़ धीरे धीरे भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने लग गए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में 18वीं सदी के भारत और राजस्थान में उनका प्रभाव, ये सब वीडियो लेक्चर कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, और मैं आपको इसी तरीक़ा की वीडियो आपको बताता रहूँगा। जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है SST पढ़ने में, वो इन वीडियो को देखिए, आपको इसमें समझ में आएगा। इस चैप्टर को ख़त्म होने के बाद इसमें मैं क्वेश्चन आंसरों के बारे में भी डिस्कस करूँगा। सो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना इन ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से, क्योंकि आपकी 8th क्लास बोर्ड है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना, ठीक है। थैंक यू।